Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Ravina Bishnoi and today we are discussing chapter 23 of the book Indian Polity by M. Lakshmikant. It's a basic topic that is parliamentary committee. You have to know. इसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है क्योंकि ये कमेटीज़ मेंबर्स सब कुछ आपको याद करने होंगे. तो ये सारा फैक्चुअल है, सारे फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. यू हैव टू रीड इट एंड रिवाइज इट. थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ दैट हाउ टू यू स्टडी. सो पार्लियामेंट्री कमेटीज़. अब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्यों बनाई गई पार्लियामेंट के द्वारा? तो इसके पीछे रीज़न मेन इज़ द रीज़न कि इतने ज़्यादा मेंबर्स अराउंड 800 तक इसके अंदर मेंबर्स हो जाते हैं. तो कोई भी मुद्दा जब इनके सामने लाया जाता है तो ये इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठ के नहीं सोच सकते, या फिर अगर हम अलग अलग हाउस में मिले 550 250 545 मेंबर्स हैं और 250 मेंबर्स हैं, ये सारे 550 लोगों का इकट्ठे बैठ के ये कोई एक मुद्दे पे एक कंक्लूड नहीं कर सकते उसको. इसीलिए ज़रूरत रही कि इन पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाएं जिनको डिफरेंट यहाँ पे जो हैं इश्यूज सौंप दिए जाएं कि ये इसको रिलेटेड डेलिब्रेट करके डिस्कशन करके एक्सपर्टीज़ को इंक्लूड करके कोई मुद्दा जो इनको दिया जाता है उसका ये कंक्लूजन्स पार्लियामेंट को देते हैं. और फिर वो कंक्लूजन मोस्टली यही होता है कि जो रिपोर्ट इनके द्वारा सौंपी जाती है उसको मान लिया जाता है. ठीक है, क्योंकि अगर बात करें पार्लियामेंट के अंदर तो ये सारे लेमैन मेंबर्स होते हैं. ये इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं या इन्हें हर किसी मुद्दे के बारे में पता हो कि इश्यूज जो अगर हम बात करें कि देश के अंदर इश्यूज जो आते हैं वो कोई नॉट अ सिंगल इशू, वो हमारी सीमा सुरक्षा को लेके हो सकता है, हमारे अदर रिलेशंस विद द कंट्रीज़ के साथ हो सकता है, हमारे देश के अंदर अंदरूनी मामले के साथ हो सकता है, अदर जो भी प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं टेररिज्म की या फिर ये जो हमारे नक्सलाइट्स की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको कोई ये जो मेंबर्स हैं ये नहीं होता कि इन्हें हर चीज़ के बारे में सब कुछ एक्सपर्टीज़ नॉलेज हो हर मेंबर को. तो यहाँ पे एक्सपर्टीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है इन कमेटीज़ के अंदर और मुद्दे का सल्यूशन निकाला जाता है. द पार्लियामेंट इज़ ट्रू अनविल्टी, बहुत ही भारी भरकम और बड़ी बॉडी है जिससे यहाँ पे हम देखते हैं कि इश्यूज़ जो इनके साथ आते हैं वो इनको इफेक्टिवली यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते. तो फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट हम देखते हैं कि वेरिड होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और वॉल्यूमिनस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कि सारे काम करने. जैसे हमने पिछले चैप्टर में फंक्शंस ऑफ अ पार्लियामेंट या मल्टी फंक्शनल रोल्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में स्टडी किया था कि कैसे इन्हें एग्जीक्यूटिव पे भी वर्क करना है, इनको यहाँ पे लेजिस्लेशन कानून भी बनाने हैं, डेलिब्रेटिव फंक्शंस भी थे इनके जो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखते हैं. ठीक है, इसके द्वारा इसके अलग यहाँ पे जुडिशरी इनके फंक्शंस भी, इमरजेंसी रूल्स भी हैं इनके. तो वो इतने सारे काम करना पॉसिबल नहीं होता कि हर एक इशू को बैठ के ये आराम से सुलझा रहे होंगे. मोर ओवर यहाँ पे इनके पास ना इतना टाइम है ना इतने एक्सपर्टीज़ हैं जो अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज कर सके डिटेल के अंदर किसी टॉपिक को. तो इनके द्वारा ये असिस्ट किए जाते हैं, जो मामले होते हैं ये असिस्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इश्यूज आर असिस्टेड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ कमेटीज़ जो अपने ड्यूटीज़ यहाँ पे देती हैं. कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है इन कमेटीज़ के बारे में, बट कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया गया कि कैसे इनकी कंपोजिशन होगी, कितना टेन्योर होगा और इनके क्या फंक्शंस होंगे. हाँ, कमेटीज़ के बारे में बात ज़रूर की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. ये अब मामले की कैसे कंपोजिशन होगा, कैसे टेन्योर कितने साल तक रहेंगे मेंबर्स की, यहाँ पे कितने साल तक मेंबर्स बने रहेंगे और फंक्शंस क्या होंगे, ये सारे देखे जाते हैं रूल्स ऑफ द टू हाउसेज, रूल्स ऑफ अ लोकसभा, रूल्स ऑफ अ राज्यसभा के द्वारा. अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो होते हैं मीन्स अ कमेटी. पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है कि एक ऐसी कमेटी जो अपॉइंट या इलेक्ट की जाती है हाउस के द्वारा या जिसे नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा. वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ, अब ये लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन की डायरेक्शंस पे ये सारी कमेटीज़ वर्क करती हैं. ये अपनी रिपोर्ट्स देती हैं हाउस में और उनका एक सेक्रेटरीट भी होता है प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा हैज़ अ सेक्रेटरीट. यहाँ पे जो इनका सेक्रेटरीट ये लोकसभा द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. कंसल्टेटिव कमेटी
which also consist of members of parliament are not parliamentary committee as they do not fulfill above 4 condition। अब ये जो कंसल्टेटिव कमेटी है ये भी यहाँ पे इसके अंदर भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बट ये जो है ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ इसे नाम नहीं दिया जाएगा, इसीलिए देखते हैं कि हमें कंसल्टेटिव कमेटी यहाँ पे नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो सारी कंडीशंस हैं ऊपर वाली ये यहाँ पे खरी नहीं उतरती हैं। तो कंसल्टेटिव कमेटी में होता क्या है, कंसल्टेटिव कमेटीज़ जो होती हैं वो बनाई जाती हैं वाया द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। अब यहाँ पे ये बनाए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा बनाई जाती हैं, और ये मेनली जब बनती है जब नई लोकसभा चुन के आती है उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। ये कमेटीज़ तभी ख़त्म हो जाती है जैसे लोकसभा बंद हो जाती है, और इसके अंदर कंपोजिशन होती है कि यहाँ पे कंपोजिशन, फंक्शन और जो सारे प्रोसीजर्स हैं वो पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा ही देखे जाते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ही पूरी मीटिंग्स कब रखी जानी है, कब मतलब जब सेशंस होता है तो साथ में इनकी मीटिंग्स होते हैं वो सब कुछ देखती है। इसमें मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। मेंबरशिप जो इन कमेटीज़ की होती है वो वॉलेंट्री होती है, और यहाँ पे मेंबर्स की चॉइस पे होते हैं कि ये रह सकते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं इस कमेटी में 30 मेंबर होते हैं और मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं। अब ये कमेटीज़ करती क्या हैं, ये अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड होती हैं जो उनको कंसल्टेशंस देती हैं, कुछ यहाँ पे कंसल्टेशन सर्विसेज देती हैं। यहाँ पे मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं जो मिनिस्ट्री के, वो कंसर्न्ड चेयरमैन होता है कंसल्टेटिव, मतलब या तो मिनिस्टर उस मिनिस्ट्री का या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट उस मिनिस्ट्री का, वो यहाँ पे चेयरमैन होता है इस कंसल्टेटिव कमेटी का। ये एक फॉरम है फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन, फॉरम है फॉर इनफॉर्मल, यहाँ पे डिस्कशन की जाती है मिनिस्टर्स के बीच में, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बीच में किसी भी पॉलिसी और प्रोग्राम को लेके, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको पार्लियामेंट्री कमेटीज़ नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्पीकर द्वारा नॉमिनेटेड नहीं होते, ना स्पीकर की डायरेक्शंस के अंदर कार्य करते हैं, ना ही अपनी रिपोर्ट्स ये हाउसेस के अंदर देते हैं, और ना इनका कोई सेक्रेटरी इन्हें प्रोवाइड होता है वाया लोकसभा। सो क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, ब्रॉडली पार्लियामेंट्री कमेटीज़ 2 प्रकार की होती है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहोक कमेटी। स्टैंडिंग मतलब जो पूरे साल खड़ी रहती है, बेचारी काम करती हैं। एडहोक कमेटी इन्हें तभी बनाया जाता है जब कोई यहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट होती है उसके लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। फॉर्मर ये परमानेंट होती हैं, ठीक है, परमानेंट, और ये हर साल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। ये कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर कार्य करती हैं। वाइल जो एडहोक होते हैं ये एक टेम्परेरी होती हैं, ये जब भी इनका काम ये अपना मतलब रिपोर्ट बना के दे देती हैं उसके बाद में ये भंग हो जाती हैं। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये जो फंक्शंस इनके द्वारा स्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन, मतलब क्या ये कार्य करेंगे उस बेस पे ये स्टैंडिंग कमेटी डिफरेंट क्लासीफाई की गई है। फाइनेंशियल कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल कमेटी जो यहाँ पे 3 प्रकार की बनती हैं, पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ये 24 हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो अलग अलग बनती है। कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी ऑन पिटिशंस, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, कमेटी ऑन एथिक्स कमेटी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रिविलेजेस हमने पढ़ा थे, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, एथिक्स यहाँ पे कैसे कार्य करना होंगे, क्या एथिक्स मॉरल होने चाहिए एज अ पार्लियामेंटेरियन। कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल करती हैं, पूरी छानबीन रखती हैं गवर्नमेंट ने जो एश्योरेंस क्या वादे किए हैं क्या वो पूरे किए हैं उन्होंने। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, और जो मतलब सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो एग्जीक्यूटिव पे यहाँ पे जो कंट्रोल किया जाता है, जो भी यहाँ पे सभा पटल पर जो पेपर रखे जाते हैं उनको यहाँ पे स्क्रूटनाइज किया जाता है। वेलफेयर ऑफ SC एंड ST, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ज्वाइंट कमेटी ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हमने बार बार स्टडी किया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, मतलब डे टू डे बिजनेस जो देखती है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी।
प्राइवेट मेंबर्स के बिल्स और रेजोल्यूशंस के ऊपर कमेटी है। रूल्स कमेटी, कमेटी ऑन द एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस, अगर आप लगातार यहाँ पे सिटिंग से एब्सेंस रहते हैं या फिर आप बिना लीव के यहाँ पे छुट्टी दे देते हैं, तो हमने पढ़ा था 60 डेज़ का जो पीरियड होता है उसके बाद में आपकी यहाँ पे सदस्यता भी भंग हो जाती है। हाउस कीपिंग कमेटी ऑन और सर्विस कमेटी कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़, जो मतलब जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं मेंबर्स को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, उनके लिए ये कमेटी जोनल पर्पस। हाउस कमेटी जो घर दिए जाते हैं उनको दिल्ली के अंदर फ्लैट्स दिए जाते हैं। लाइब्रेरी कमेटी जो पार्लियामेंट में लाइब्रेरी होती है उसके लिए। एंड जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज अलाउंस एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स। तो ये सारी कमेटीज़ हैं, 2-3 बार इनको पढ़िए, थोड़ा आपको याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आती है एड होक कमेटी। ये 2 कैटेगरी के अंदर होती है, एक होती है इंक्वायरी कमेटी और दूसरी होती है एडवाइजरी। एक इंक्वायरी करेगी और दूसरी एडवाइस देगी। इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट होती है टाइम टू टाइम आइदर बाय द 2 हाउसेज ऑन अ मेंशन अडॉप्टेड ऑन द बिहाफ बाय द स्पीकर टू इंक्वायरी। यहाँ पे ये दोनों हाउसेस के मेंबर्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। ये इंक्वायर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। एग्जांपल अगर लें, कमेटी ऑन अ कंडक्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट एड्रेस। यहाँ पे जब प्रेसिडेंट्स एड्रेस दे रहे थे, यहाँ पे अपना स्पीच दे रहे थे, उस टाइम पे कंडक्ट देखते हैं कि कुछ लोगों ने कैसे बिहेव किया या मजाक उड़ाया या कुछ भी, कुछ कमेंट्स, कुछ मतलब जो भी यहाँ पे कंडक्ट देखा जाता है कि कंडक्ट कैसा था। कमेटी ऑन अ ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान। रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ठीक है। कमेटी ऑन एमपी लेड्स, ये जो बनाए गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कमेटी। ज्वाइंट कमेटी ऑन अ बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट, फर्टिलाइजर प्राइसिंग। तो ज्वाइंट कमेटी टू इंक्वायर इनटू द इरेगुलरिटीज इन सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ज्वाइंट कमेटीज ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे ज्वाइंट लिखा हुआ है कि दोनों यहाँ पे मेंबर्स थे, लोकसभा और राज्यसभा, और कहाँ पे ये सिंगल है, लोकसभा की। कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। कमेटी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट स्टैचूज ऑफ नेशनल लीडर्स, मतलब यहाँ पे जो ऑफिस के अंदर हम देखते हैं स्टैचूज या पोर्ट्रेट होते हैं पार्लियामेंटेरियन के ऑफिस के अंदर, तो उसके लिए भी कमेटी है। ज्वाइंट कमेटी ऑन मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज करेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। कमेटी ऑन वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल नॉर्म्स, ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स नाम तोड़े जाते हैं डिफरेंट। अब कई बार बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रोटोकॉल जनता के बीच चले गए या किसी को मिनिस्टर्स को या फिर प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट से पिक करने चले गए, तो ये कई बार बोला जाता है कि वायलेशन हुआ यहाँ पे प्रोटोकॉल नॉर्म्स का। जॉइंट कमेटी ऑन एग्जामिन मैटर्स रिलेटिंग टू द एलोकेशन एंड प्राइसिंग ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसेज ऑफ एंड द स्पेक्ट्रम। दूसरी आती है एडवाइजरी कमेटी। अब ये तो थी ऊपर 2 इंक्वायरी, इन्होंने इन चीज़ों को लेके इंक्वायरी करी। ये हैं इंक्वायरी करने के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट थी कंसर्न हाउस के अंदर दे दी, पार्लियामेंट के अंदर रख दी। उसके बाद में बस अब पार्लियामेंट जाने और उनका काम जाने, ये कमेटी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी इंक्लूड द सिलेक्ट, यहाँ पे जॉइंट कमेटीज़ भी हो सकती हैं बिल्स के ऊपर, ठीक है, जो किसी बिल्स के ऊपर एडवाइस देती है। जब कोई कानून पास किया जाता है तो उस पर एडवाइस देती हैं। ये विच आर अपॉइंटेड टू कंसीडर एंड रिपोर्ट ऑन पर्टिकुलर बिल, किसी बिल को लेके यहाँ पे ये एडवाइस देती हैं। ये कमेटीज डिस्टिंग्विश्ड होती हैं एडहोक कमेटी से एज सच एज दे आर यहाँ पे ये कंसर्न्ड होती हैं बिल्स के साथ में। और जो प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है वो कैसे फॉलो किया जाता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड डायरेक्शंस बाय द स्पीकर के डायरेक्शंस पे ये कार्य करती हैं, और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस है उससे ये फॉलो करती हैं। व्हेन अ बिल कम्स बिफोर अ हाउस फॉर जर्नल डिस्कशन, जब कोई भी कानून हाउस के सामने आता है जर्नल डिस्कशन से, तो उससे पहले इट इज़ ओपन टू दैट हाउस टू रेफर इट टू सेलेक्ट है। अब यहाँ पे डिस्कशन से पहले वो बोल सकता है कि वो उसे सेलेक्ट कमेटी ऑफ हाउस को या जॉइंट कमेटीज़ को दे सकता है उसके ऊपर पूरी स्क्रूटनी करने के लिए या एडवाइस देने के लिए। यहाँ फिर इसके लिए एक मोशन लाया जाता है, मूव किया जाता है और अडॉप्ट किया जाता है हाउस के अंदर। उसके बाद में इस बिल को कंसीडर किया जाता है। अगर के मोशन अडॉप्टेड हो जाता है तो इस बिल को जॉइंट कमेटी को सौंप दिया जाता है। डिसीजन जो कन्वे किया जाता है टू द अदर हाउस, फिर यहाँ पे जॉइंट कमेटी फिर और या फिर जो डिसीजन इनके द्वारा जो कमेटी द्वारा लिया जाता है, अगर
सिंगल कमेटी है, तो ये दूसरे हाउस के डिसीजन भिजवाया जाता है एंड रिक्वेस्टिंग। अब अगर यहाँ पे जॉइंट कमेटी बनानी है, लोकसभा के अंदर कोई बिल है, जॉइंट कमेटी बनाना है, तो ये चाहते हैं कि ये वाला जो डिसीजन है कि अब जॉइंट कमेटी, ये दूसरे हाउस तक की ये बात पहुँचाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप अपने हाउस में से नॉमिनेट कीजिए कुछ मेंबर्स को जो इस कमेटी में सर्व करेंगे, ठीक है। तो अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा का डिसीजन राज्यसभा वालों को दिया जाता है और राज्यसभा कुछ नॉमिनेट करके मेंबर्स यहाँ पे भेजती हैं जो यहाँ पे सेलेक्ट जॉइंट कमेटी के मेंबर्स बनते हैं। सेलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी कंसीडर्स अ बिल क्लोज बाय क्लोज, इससे पूरे अच्छी तरह से क्लोज बाय क्लोज ये देखते हैं और अमेंडमेंट्स यहाँ पे क्लोजेस के लिए मूव किए जाते हैं बाय मेंबर्स ऑफ अ कमेटी, कुछ अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। कमेटी कैन आल्सो टेक द एविडेंस ऑफ एसोसिएशन पब्लिक बॉडीज़, यहाँ पे एविडेंस ले सकती हैं पब्लिक बॉडी से, किसी बिल यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन से, एक्सपर्ट से जो इस बिल में इंटरेस्टेड हो, उसके बाद में बिल को कंसीडर किया जाता है। कमेटी यहाँ पे अपनी रिपोर्ट देती है हाउस को और मेंबर्स जो एग्री नहीं होते विद द मेजॉरिटी रिपोर्ट में अपेंड देयर माइन्यूट्स टू द डिसेंट टू द रिपोर्ट, यहाँ पे वो अलग से यहाँ पे जो एक पेपर होता है वो यहाँ पे अटैच करते हैं कि भाई हम इस से रिपोर्ट से सहमत नहीं है। जो मेंबर्स भी यहाँ पे सहमत नहीं होते मेजॉरिटी रिपोर्ट से, तो वो अपना यहाँ पे एक पेपर अटैच भी साथ में कर देते हैं कि हम ये लोग सहमत नहीं है, वो अपने साइन वहाँ पे सिग्नेचर्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कमेटीज़। फाइनेंशियल कमेटीज़ हमने देखे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहली आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये कमेटी सेटअप हुई थी 1921 में अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और उसके है और अभी तक चली है सिंस बीन इन, उसके बाद में चली आ रही है। एट प्रेजेंट इसके अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट, हर एक साल इलेक्ट किए जाते हैं अपने मेंबर्स में से ही, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल बोल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी कमेटीज़ में यहाँ पे मेंबर्स चुने जाते हैं वो इसी मेथड से चुने जाएंगे ताकि यहाँ पे सभी पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। और इनका जो ऑफिस में ये रहेंगे ये भी मोस्टली सभी 1 साल के लिए चुने जाते हैं। मिनिस्टर यहाँ पे देखेंगे कि ये भी एक कंडीशन सभी में कि मिनिस्टर यहाँ पे मेंबर नहीं हो सकता किसी भी कमेटी का। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। इलेक्शन होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ताकि सभी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, सभी मेंबर्स 1 साल के लिए चुने जाते हैं और इसमें मिनिस्टर नहीं चुने जाएंगे, ठीक है। चेयरमैन होता है जो कमेटी का, वो अपने में से एक चेयरमैन चुनते हैं इट्स मेंबर्स बाय, ये स्पीकर के द्वारा चुना जाता है चेयरमैन उन्हीं मेंबर्स में से। अंटिल 1966 से 67 में ये रूलिंग पार्टी से ही होता था इनका चेयरमैन, बट उसके बाद में यहाँ पे डेवलप किया गया कि यहाँ पे ये अपोजिशन से होगा इनका चेयरमैन। फंक्शंस जो होते हैं ताकि ये एग्जामिन करते हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है कैग के द्वारा उसको ये एग्जामिन करते हैं। कैग यहाँ पे 3 हम देखते हैं कि 3 ऑडिट रिपोर्ट्स सौंपता है, एक तो प्रेसिडेंट को, और यहाँ पे नेमली ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 रिपोर्ट्स दी जाती हैं प्रेसिडेंट के को, ये कि एक ही मतलब ये पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड से कितना निकाला गया, फाइनेंस अकाउंट्स से यहाँ पे पैसा कितना यहाँ पे निकाला गया, यूज़ किया गया, एक्सपेंडिचर किया गया, और पब्लिक अंडरटेकिंग्स की यहाँ पे ये ऑडिट रिपोर्ट होती है कि जो भी सरकारी कंपनियाँ या संस्थान जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कितना पैसा खर्च हो रहा है सालाना और कितना पैसा उन्होंने आया और गया, ठीक है। तो उसका ये पूरी ऑडिट होती है, प्रेसिडेंट को 3 रिपोर्ट्स देते हैं। ये कमेटी एग्जामिन करती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो यूज़ हुआ नॉट फ्रॉम लीगल ऑन फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू टू डिस्कवर टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ बट आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी। मतलब इन्होंने देखा कि पब्लिक का जो खर्चा मतलब लोगों का जो जनता का जो पैसा ही ये ज़्यादातर टैक्स मनी होता है, ये तो ये जो मनी है जो पैसा था जनता का उसको कहाँ पे यूज़ किया गया, क्या यहाँ पे कुछ टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ थी कि जो ये मतलब गलत चीज़ों पे खर्च हुआ, या फिर यहाँ पे वेस्ट हुआ, वो पैसा लॉस हुआ, करप्शन हुआ, ज़्यादा फालतू में पानी की तरह पैसा बहा दिया गया, या इनएफिशिएंट था। तो ये सारे यहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं कि उसको डिस्कवर किया जाता है कि क्या कमी रह गई यहाँ पे और क्यों कमी रह गई और कहाँ ये पैसा गलत खर्च हुआ।
इन मोर डिटेल अगर फंक्शंस देखें इन कमेटीज़ के, तो ये एग्जामिन करती हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से निकाला जाता है, फाइनेंस अकाउंट कोई ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और भी जो भी कोई अकाउंट अदर अकाउंट है लेड बिफोर द लोकसभा, ठीक है। और फिर यहाँ पे और फिर ये अपने रिपोर्ट्स को लोकसभा के सामने रखती हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये देखा जाता है कि सरकार के द्वारा जो सैंक्शन किया गया था पैसा एप्रोप्रिएशन एक्ट के द्वारा, तो उसको यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर कितना सैंक्शन किया गया और कैसे यहाँ पे उसको यूज़ किया गया। और फाइनेंस अकाउंट में ये देखा जाता है कि सरकार के पास में आने वाली जो रिसिप्ट्स थी और जो वहाँ से पैसा गया था, डिस्पर्स जो हुआ था पैसा, उन सभी को यहाँ पे ब्यौरा देखा जाता है। यहाँ पे प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज किया जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, कैग रिपोर्ट को, और कमेटीज़ यहाँ पे हैज़ टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट कि जो मनी यहाँ पे डिस्पर्स हुआ क्या वो लीगली अवेलेबल था फॉर अप्लाइड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर जो हुआ कन्फर्म द अथॉरिटी दैट गवर्न, क्या उसी अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे खर्च हुआ जो इसको गवर्न करती थी, या जो हर एक री अप्रोप्रिएशन होती है इन अकॉर्डिंग्स विद द रिलेटेड, क्या वो रूल्स के, जैसे हम देखते हैं री अप्रोप्रिएशन ने पीछे पड़ा था कि एक मिनिस्ट्री को पैसा मिल गया, उसके पास कुछ पैसा बचा हुआ है तो वो किसी दूसरे को री अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, तो क्या वो रूल्स के अंडर हुआ। टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन, और ये भी होता है कि अगर पैसा, कई बार हम देखते हैं अदर डिमांड्स भी होते हैं, तो वो क्या डिमांड्स अच्छे से ग्रांटेड हुई कि जो दोबारा उन्होंने अदर जो पैसा वो लेके आए, सॉरी जो वो पैसा अदर्स जो भी उनके पास एक्स्ट्रा मनी भी अगर उन्होंने लिया, अदर ग्रांट्स भी ली, तो क्या वो उसके अंदर खर्च हुआ। एग्जामिन द अकाउंट ऑफ अ स्टेट कॉरपोरेशन, ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैरोंगन। यहाँ पे ये पूरे अकाउंट जो स्टेट के द्वारा चल रही जो भी कॉरपोरेशन है, राज्य सरकार के अंडर जो चल रही, जो भी ट्रेड कंसर्न हो रहे हैं, या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी जो प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट मतलब कोई बांध वगैरह बन रहे हैं, पुल वगैरह जो बन रहे हैं, सड़कें वगैरह भी बन रहे हैं, या फिर अदर कोई बिल्डिंग्स ही बन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है अभी। और जो कैग ने इनके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई है उसको यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाता है। टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, द ऑडिट ऑफ विच इज़ कंडक्टेड बाय द कैग। यहाँ पे जो स्वायत्त संस्थान हैं सरकार के अंडर, उनके ऊपर जो कैग ने रिपोर्ट बनाई है उसको भी ये देखते हैं कि रिपोर्ट रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ एनी रिसिप्ट, और एग्जामिन द अकाउंट ऑफ द जो अकाउंट्स हैं स्टोर्स के, जहाँ पे सारा सामान इकट्ठा होता है उनके यहाँ पे, और जहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है उनका देखते हैं। जो भी पैसा खर्च किया जाता है किसी भी सर्विसेज के ऊपर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, या फिर किसी को एक्स्ट्रा अमाउंट ग्रांटेड की जाती है लोकसभा के द्वारा, तो उसको भी यहाँ पे ये एग्जामिन करते हैं। इन द फुलफिलमेंट ऑफ अबव फंक्शन, कमेटी यहाँ पे एग्जिस्ट की जाती है कैग के द्वारा, मतलब इनके पास एक कैग होता है, यही ये कमेटी होती है जो यहाँ पे कैग का यूज़ करती है। कैग इसको असिस्ट करता है एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर ऑफ द कमेटी। ऑन द रोल प्लेड बाय द कमेटी, अशोक चंद ने यहाँ पे बोला था जो कैग थे कि ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स जो कमेटी यहाँ पे एंटायरली फुलफिल्ड करती है एक्सपेक्टेशन दैट इट शुड डेवलप अ पावरफुल फोर्स इन कंट्रोल ऑफ ए पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो एक पूरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है कि सरकार का जो जनता का जो पैसा सही ढंग से लग रहा है या नहीं लग रहा, उसके ऊपर पावरफुल अगर कंट्रोल है किसी भी चीज़ का, तो वो ये कमेटी है। ये क्लेम दैट द ट्रेडिशन एस्टेब्लिश एंड कन्वेंशन डेवलप्ड जो हुई है पब्लिक अकाउंट कमेटी से, उससे के हाईएस्ट ट्रेडिशन बन रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। मतलब कि ये है कि इस कमेटी के डर से ये नहीं होता कि कोई भी मिनिस्ट्री के द्वारा पैसा ज़्यादा मांग लिया जाए या अननेसेसरी डिमांड कर ली जाए और उससे पानी की तरह बहा दिया जाए, ये नहीं है। इसका एक डर बैठा हुआ है क्योंकि ये फुली कंट्रोल करती हैं सरकार के पैसे को या जनता के पैसे को। हाउएवर द इफ़ेक्टिवनेस, अगर हम इसकी इफ़ेक्टिवनेस देखें तो वो काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि ये कंसर्न नहीं करते हैं कि पॉलिसी ही गलत बनाई गई और जिसके लिए इतना पैसा इन्होंने ले लिया। ये पोस्टमार्टम वर्क करते हैं, मतलब जब पूरा पैसा खर्च हो जाता है तो उसके ऊपर एग्जामिनेशन की जाती है, उस पर रिपोर्ट किया, पैसा खर्च हो गया तो अब क्या मतलब हुआ। ये इंटरवेन नहीं कर सकती डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डेली क्या कुछ काम हो रहा है कि आप ढंग से मजदूर नहीं आ रहे हैं या ढंग से काम नहीं हो रहा है या आपने इसको पेपर वर्क ढंग से नहीं किया, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती।
इसकी रिकमेंडेशन हमेशा सिर्फ एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंड, ये नहीं बोलते कि आप इस चीज़ के लिए पैसा नहीं दीजिए, ये गलत पैसा खर्च हो रहा है, ये इतना पैसा नहीं चाहिए, मिनिस्ट्री को ये नहीं बोल सकते, या आप पार्लियामेंट को ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे पैसा मत दीजिए। ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है कि जो कोई ऑर्डर पास कर दे और यहाँ पे इनकी बात मान ली जाए, नहीं, ये कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती, सिर्फ ये डिसीजन दे सकती है पार्लियामेंट को, और इसके डिसीजन फिर आगे पार्लियामेंट का ये फाइनल डिसीजन आगे होता है कि वो क्या ये एडवाइस कर सकते हैं, डिसीजन सिर्फ पार्लियामेंट का ही होता है। एस्टीमेट कमेटी होता सभी कमेटीज़ के अंदर केसेस में हम यही देखेंगे, पोस्टमार्टम फैक्टर बस एग्जामिन करेंगी, बताएंगी, बट उससे एक डर बना रखता है कि मिनिस्ट्री, उनकी निंदा होती है, सरकार की निंदा होती है कि इतना पैसा इन्होंने, जैसे हम देखते हैं कि स्कैम्स जो होते हैं वो स्कैम इसी केस में होता है कि जब ये मिसमैचेस ऑफ द अकाउंट्स होता है या अलग से यहाँ पे पैसे का गलत यूज़ होता है तो ये स्कैम होता है। तो हम देखते हैं कि स्कैम के बलबूते के ऊपर कितनी यहाँ पे राजनीतियाँ होती हैं। स्कैम, उस गवर्नमेंट में ये स्कैम हो गया, आप उनको वोट मत दीजिए, और वो एक मुद्दा बन जाता है, इलेक्शन कैंपेन का एक मुद्दा बन जाता है वो, ठीक है। तो इसीलिए ये कमेटीज़ काफ़ी वर्क करती हैं। एस्टीमेट कमेटी, ये ओरिजिन इस कमेटी का हम ट्रेस कर सकते हैं स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी सेटअप जो हुई थी 1921 के अंदर। फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी 1950 के अंदर बनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओरिजिनली 25 मेंबर थे, बट 1956 के बाद में इसके मेंबर बढ़ा दिए गए, 30 कर दिए गए। 30 मेंबर्स में से जो सारे मेंबर्स होते हैं इसमें लोकसभा के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है, राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ये मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के द्वारा हर एक साल अपने ही मेंबर्स में से, और ये चुने जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ताकि सभी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिल चुके। एक साल के लिए चुने जाते हैं, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं होते। चेयरमैन जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, और ये जब लोकसभा में होता है रूलिंग पार्टी से ही होता है। वो मेजरली फंक्शन इस कमेटी की एग्जामिन करना, एस्टिमेट करना, एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट, जो बजट में एस्टिमेट दिए गए उनको देखना, सजेस्ट इकोनॉमीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये बताते हैं कि कैसा कम पब्लिक का जो खर्चा है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। हेंस इट इज एंड बी डिस्क्राइब कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी, कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी हम इसे बोल सकते हैं, जो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। मोर डिटेल में अगर बोले तो ये रिपोर्ट करती है कि कितना पैसा है, कैसे इसकी ऑर्गेनाइजेशन हम बढ़िया से कर सकते हैं, और एफिशिएंसी एंड अभी हमारी देखो कि अभी हमारी इकोनॉमी कहाँ पे लाई कर रही है, हमारी इकोनॉमी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमारी जो अभी देखते हैं कि अभी जैसे देख रहे हैं कि इकोनॉमी कितनी स्लो डाउन चल रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है अभी, और जैसे कि जापान रिसेशन के अंदर आ ही गया, तो इंडिया रिसेशन से कैसे बच सकता है, कैसे इकोनॉमी को हम बढ़ा सकते हैं, ये सारी कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट बताती है। इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कुछ कर सकते हैं। with the policy underlying the estimates can be affected, suggest the alternative policy, ये बताते हैं कि इस पॉलिसी के बजाय पे आप ये लेके आएंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगी, in order to bring about the efficiency एंड पैसा भी कम खर्च होगा और इकोनॉमी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। तो ये बताती हैं। एग्जामिन वेदर द मनी इज़ वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लाइड, अब यहाँ पे ये बताती है कि क्या जितना पैसा यहाँ पे मांगा गया है इस पॉलिसी के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए, क्या वो सही है या गलत है। सजेस्ट द फोर्थ इन विच द एस्टिमेट आर टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, यहाँ पे ये बताती है कि विद इन विच द एस्टिमेट यहाँ पे एक प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के लिए, कैसे हम ये एस्टीमेट दे सकते हैं। पार्लियामेंट को ये बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे जो एस्टीमेट्स हैं वो कैसे प्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। कमेटी यहाँ पे एक्सरसाइज इट्स फंक्शन इन रिलेशन टू द पब्लिक अंडरटेकिंग, अब यहाँ पे कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग से लेके कोई भी यहाँ पे एस्टीमेट नहीं बताती है या उसके लिए कोई फंक्शंस यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि उसके लिए एक अलग कमेटी बनी हुई है। ये कंटिन्यू करती है एग्जामिनेशन ऑन द एस्टीमेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू आउट द फाइनेंशियल, पूरे ईयर के लिए काम करती हैं। रिपोर्ट देती हैं हाउस को जो भी इन्होंने एग्जामिनेशन करी हैं। यहाँ पे इट शैल नॉट बी इनकम्बेंट ऑन द कमेटी टू एग्जामिन एंटायर एस्टिमेट फॉर एनी 1 ईयर, मतलब ये इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं होती कि वो जो कमेटी बिठाई गई है पूरा का पूरा एस्टिमेट 1 साल के अंदर दे दें। द डिमांड्स फॉर अ ग्रांट में बी फाइनली वोटेड डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ द कमेटी हैज़ नो रिपोर्ट। अब यहाँ पे ये बात इन्होंने करी है
कि यहाँ पे इनसे ये पूछा जाता है कि जैसे कि जो प्रोजेक्ट के अंदर अभी ये बताते हैं कि जो एस्टीमेट बनाया है किसी पॉलिसी किसी प्रोजेक्ट के लिए वो सही है कि नहीं है, उसके आने से पहले ही उस जो ग्रांट जो होती है मिनिस्ट्री को मिल जाती है। अब फ़ायदा क्या हुआ, ग्रांट पैसा पहले ही मिल चुका है और कमेटी ने बाद में बताया था कि ये सही है कि नहीं है, तो इसका भी पोस्टमार्टम व्यक्त हो गया क्योंकि इसने तो रिपोर्ट दी 1 साल के अंदर, और वहाँ पे हम देखते हैं कि बजट आने के कितने बाद के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर तो पूरा बजट पास ही हो जाता है, वोटेड भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो ये इन बेचारों को रिपोर्ट बनाते लग जाते हैं सालों। हाउएवर इफ़ेक्टिवनेस जो थी ये भी इसकी काफ़ी कम होती है। यहाँ पे ये एग्जामिन करती हैं बजट एस्टिमेट को एग्जामिन करती हैं ओनली आफ्टर दे हैड बीन वोटेड होने के बाद में। ये पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकती, इसकी रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती हैं। एवरी ईयर एग्जामिन करती हैं ओनली सर्टेन सेलेक्टेड, पूरे साल में अगर ये बात करें कि कुछ मिनिस्ट्री, अब इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट के अंदर, अगर ये सभी का बजट एलोकेशन को ध्यान में देखें तो ये बहुत हर एक साल में कुछ सर्टेन सेलेक्टेड मिनिस्ट्रीज़ को ही यहाँ पे देख सकते हैं। तो 10 बाय रोटेशन इट वुड कवर ऑल ऑफ देम, रोटेशन से कि अब इस साल में इसको देख लिया अगले साल में इसके देख लिया, बाय रोटेशन इनको कवर कर सकते हैं ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इट लैक्स द एक्सपर्ट असिस्टेंस, इनको क्या की कोई असिस्टेंस नहीं मिलती विच इज़ जो पब्लिक अकाउंट कमेटी को मिलती हैं। इसका भी काम हो गया पोस्टमार्टम की, डेथ हो गई है उसके बाद में बता दिया कि किस वजह से डेथ हुई है, मतलब पैसा लग चुका है, अब बताएंगे किस वजह से ये ज़्यादा लग चुका है, कि कम लगा कि ज़्यादा था कि क्या था, ठीक है, बाद में सब कुछ पता किया जाता है। कमेटी ऑन अ पब्लिक अंडरटेकिंग, जैसे उसमें हम देखा कि पब्लिक अंडरटेकिंग को वो कार्य नहीं करती। यहाँ पे पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए अलग कमेटी है जो 1964 के अंदर बनी थी, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। ओरिजिनली इसके अंदर 15 मेंबर्स थे, ठीक है। अभी इसके अंदर 22 मेंबर हो गए हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं। मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा हर एक साल, अपने ही मेंबर्स के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सारी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिले, 1 साल के लिए चुने जाते हैं। इलेक्ट जो मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्ट नहीं होते, चेयरमैन ऑफ द कमेटी जो होता है स्पीकर अपॉइंट करता है अमंगेस्ट इट्स मेंबर, जो हु आर ड्रान फ्रॉम द लोकसभा ओनली, लोकसभा के ही किसी मेंबर्स में से यहाँ पे चेयरमैन चुना जाता है। 10 मेंबर्स ऑफ द कमेटी जो राज्यसभा से होते हैं वो कभी भी चेयरमैन नहीं बन सकते। फंक्शंस ऑफ द कमेटी क्या होता है कि ये रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स देखती हैं पब्लिक अंडरटेकिंग पे, रिपोर्ट्स यहाँ पे देखती हैं कैग की उस पब्लिक अंडरटेकिंग पे, एग्जामिन करते हैं कि जो अफेयर्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस, क्या सारे जो कार्य हैं पब्लिक अंडरटेकिंग द्वारा जो किए जा रहे हैं वो क्या अकॉर्डेंस से किया जा रहा है, साउंड बिजनेस सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे इनकी कमर्शियल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कहीं करप्शन तो नहीं, सब कुछ को देखते हैं। टू एक्सरसाइज सच फंक्शन वेस्टेड इन अ पब्लिक अकाउंट कमेटी, एंड ये सारे जो फंक्शंस जो हम देखते हैं कि टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कार्य करती है, एस्टिमेट कमेटी इन रिलेशन टू द पब्लिक अंडरटेकिंग विच आर अलॉटेड टू इट बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी या पब्लिक अंडरटेकिंग की जो कमेटीज़ हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे फंक्शंस इनको दिए जाते हैं वो भी ये फंक्शन टाइम टू टाइम ये करते हैं। कमेटी यहाँ पे देखते हैं कि बस यहाँ पे फाइनेंस देखना है हमें कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ हो रहा है सही तरीके से, मेन सभी का काम यही है। बस ये पॉइंट 2-3 बना दिए तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ऐसे ही बनाने हैं, एग्जामिन करना रिपोर्ट्स को, कैग की रिपोर्ट को, ये सब जगह आएगा। और यहाँ पे क्या वो साउंड बिजनेस वो कर रही हैं, प्रूडेंट प्रैक्टिसेस कर रही हैं, ये नहीं है। एक्सरसाइज सच अदर फंक्शन जो उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा दिए जाते हैं या उनके अंदर जो वेस्टेड होते हैं, जो सारे कार्य पब्लिक अकाउंट कमेटी या एस्टिमेट कमेटी करते हैं, वो सारे कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं, तो वो देख सकते हैं। कमेटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट इज़ नॉट टू एग्जामिन, ये नहीं करती हैं या एग्जामिन भी नहीं करते, इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते हैं। किसको? मैटर्स ऑफ अ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस, ये कोई पॉलिसी के ऊपर कुछ कटाक्ष नहीं कर सकती हैं। कमर्शियल फंक्शंस, मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ नहीं बोल सकती हैं। ये मैटर्स फॉर कंसिडरेशन विच मशीनरी इज एस्टेब्लिश फॉर एनी अदर, मतलब या ना ही उन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे के अंदर कुछ भी हस्तक्षेप कर सकते हैं जिसके लिए एक अलग से मशीनरी बना दी गई है जो उसके लिए कार्य करेगी। मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ विच मशीनरी इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्पेशल स्टैट्यूट, स्पेशल लॉ से, अंडर विच पर्टिकुलर अंडरटेकिंग इज, जिसके लॉ के अंडर वो पब्लिक अंडरटेकिंग बनी हो तो उसके मैटर्स को कंसिडर नहीं करेंगी।
फर्दर अगर इसकी इफेक्टिवनेस देखें तो ये कैन नॉट टेक अप द एग्जामिनेशन मोर देन 10 to 12 पब्लिक, यहाँ पे 10-12 से ज़्यादा ये अंडरटेकिंग्स की एग्जामिनेशन नहीं कर पाती एक साल के अंदर। ये इसका भी पोस्टमार्टम वर्क है। इट डज़ नॉट लुक इनटू टेक्निकल मैटर्स को ये नहीं देख पाती क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होते ही नहीं है। इसकी रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती किसी भी मिनिस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट आती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो लगातार बनी रहती हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा के द्वारा इनकी रिकमेंडेशन पे 17 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी 1993 में। उसके बाद में नंबर बढ़ा के कर दिया गया इसका 24। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है कि ज़्यादा अकाउंटेबल हो, मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है हमारा वो ज़्यादा अकाउंटेबल और सही तरीके से कार्य करें, करप्शन ना करें, किसी मिनिस्ट्री को उसके लिए जो पैसा मिला वो वहीं पे ही खर्च किया जाए। पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को ये देखती हैं। दे ऑल्सो असिस्ट द पार्लियामेंट इन डिबेटिंग द बजट मोर इफेक्टिवली, ताकि बजट को ज़्यादा अच्छे से डिबेट किया जाए, इसीलिए ये पार्लियामेंट के को असिस्ट करती हैं। 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हैं। कवर द जुरिसडिक्शन ऑल द मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे कवर कर लेती हैं। ई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के अंदर। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा नॉमिनेट होते हैं स्पीकर अमंग हिज ओन मेंबर्स, जस्ट एज राज्यसभा नॉमिनेट करते हैं, चेयरमैन उनको नॉमिनेट करते हैं अपने मेंबर्स में से। मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होते। इन केस अ मेंबर आफ्टर इज नॉमिनेशन, कोई भी यहाँ पे मेंबर नॉमिनेशन के बाद में कोई मिनिस्टर बन जाता है तो उसे उस कमेटी की सीट छोड़नी पड़ती है। टर्म्स ऑफ ऑफिस इनका 1 साल का होता है। 24 स्टैंडिंग कमेटी में 8 वर्क करती हैं राज्यसभा के अंदर और 16 वर्क करती हैं लोकसभा के अंदर। 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं। कमेटी ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर यहाँ पे ये मिनिस्ट्रीज़ लिखे हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज़ को कवर करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। कमेटी ऑन होम अफेयर्स जो देखती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कमेटी ऑन, यहाँ पे आपको याद रखना है कि कमेटी मिनिस्ट्रीज कौन सी कवर करनी है, ये थोड़ा सा याद रखना है। कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स HRD मिनिस्ट्री, तो इसके अंदर HRD मिनिस्ट्री आएगी और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आएगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कमेटी ऑन इंडस्ट्रीज़ में हैवी इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्रीज़ आती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फॉर ऑल दीज 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ यू हैव टू स्टडी। ठीक है, कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। फंक्शंस क्या होते हैं इन सभी स्टैंडिंग कमेटी की? ये डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को देखती हैं, जो कंसर्न मिनिस्ट्री ने डिमांड करी बजट के अंदर कि हमें इतनी ग्रांट दे दी जाए कि हम अपना सारा कार्यकाल कर सकें, सारा साल चला सकें, तो उसको ये स्क्रूटिनाइज करती हैं। ठीक है, इट्स रिपोर्ट शुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग द नेचर ऑफ, यहाँ पे ये नहीं सजेस्ट करती कि कट मोशंस लाए जाएं कि ना लाए जाएं, कि कट मोशंस के बारे में ये सजेस्ट नहीं करती। टू एग्जामिन द बिल पर्टेनिंग टू द कंसर्न, ये जो भी बिल किसी मिनिस्ट्री द्वारा पास किए जाते हैं तो उसको ये कंसर्न्ड जो कमेटी होती है वो वहाँ पे उसको एग्जामिन करती हैं। ये एनुअल कंसीडर करती है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की। ये कंसीडर करती है नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द हाउसेज। ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो प्रेजेंट किए जाते हैं हाउसेज के अंदर, उनको भी ये कंसीडर करती हैं। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? बेसिक लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई यहाँ पे पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए जो यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी जाते हैं, तो उन पॉलिसी के मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी इफेक्टिव जैसे 5 ईयर्स प्लान है या 5 ईयर्स के लिए जो कोई पॉलिसी लेके हैं तो उन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को भी ये कंसीडर करते हैं। फॉलोइंग लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड, कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पे ये कंसीडर नहीं करती, सभी में ये तो लिख रहे हैं। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर नहीं करती। जो मामले अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को दिए हुए हैं उनको ये नहीं देखती। यहाँ पे रिकमेंडेशंस अगर इनकी देखें, द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी फॉलोड बाय ईच स्टैंडिंग कमेटी इन देयर कंसिडरेशन ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट एंड मेकिंग रिपोर्ट। सभी ही यही प्रोसीजर फॉलो करती हैं जब वो डिमांड फॉर ग्रांट्स को देखती हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाती हैं कि जनरल डिस्कशन ऑफ बजट के बाद में जब हाउस एडजर्न होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे 4-5 दिनों के लिए एडजर्न होता है, तो फिर वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड कमेटी को वो जो है भेज दिया जाता है। तो कमेटी यहाँ पे कंसिडर करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स उन कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ की। कमेटी यहाँ पे अपनी रिपोर्ट बनाती है विद इन द पीरियड
और ये भी नहीं बोल सकते कि हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। डिमांड फॉर ग्रांट शेल बी कंसीडर किया जाता है हाउस के द्वारा इन द लाइट ऑफ, ये हाउस इन्हीं के रिपोर्ट्स के यहाँ पे जो है डिमांड ऑफ ग्रांट्स को देखता है। देयर शेल बी ए सेपरेट रिपोर्ट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट फॉर ईच मिनिस्ट्री, यहाँ पे हर एक मिनिस्ट्री की अलग अलग रिपोर्ट बनते हैं कि जो उन्होंने अलग अलग डिमांड करी उनकी अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट करती है। प्रोसीजर शेल बी फॉलोड फॉर ईच स्टैंडिंग कमेटी ने एग्जामिन, जब कोई बिल्स को एग्जामिन करती हैं या और उन पे रिपोर्ट बनाती है तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो कमेटी क्या करती है यहाँ पे जर्नल प्रिंसिपल एंड क्लॉजेज ऑफ द बिल को रेफर किया जाता है। कमेटी शेल कंसीडर जर्नल प्रिंसिपल और सारे उनके क्लॉजेज ऑफ द बिल को ये देखती हैं। कमेटी कंसीडर करती हैं ओनली सच बिल एज इंट्रोड्यूस बाय आइदर ऑफ द हाउसेज, या फिर उनको रेफर किया गया हो तो उन सभी बिल्स को देखती हैं। कमेटी रिपोर्ट बनाती है बिल्स को गिवन टाइम में। अब स्टैंडिंग कमेटी की इतनी महत्वता या यहाँ पे एडवांटेजेस क्या हैं कि देयर प्रोसीडिंग्स आर डिवाइड ऑफ एनी पार्टी, यहाँ पे कोई पार्टी बेसिस पे कार्य नहीं होता क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों हाउसेज से मेंबर्स चुन के आए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई पार्टी पे नहीं कि कोई पार्टी को महत्वपूर्ण, मतलब एक पार्टी बेसिस नहीं होता, बायस पार्टी बायस यहाँ पे नहीं होता। द प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है बाय दैम इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन इन द लोकसभा, जो यहाँ पे लोकसभा के अंदर जैसे मीटिंग्स या डिस्कशन, जो यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो है बहुत ईजी होता है यहाँ पे। द सिस्टम मेक्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे पार्लियामेंट, यहाँ पे इस सिस्टम से क्या होता है कि पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव में, मच मोर डिटेल क्लोज कंटिन्यूस इन डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे पार्लियामेंट का कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मिनिस्ट्रीज यहाँ पे कुछ भी गलत लेके नहीं आ सकती क्योंकि वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी द्वारा स्क्रूटिनाइज किया जाएगा अगर कुछ भी गलत होगा उसमें। द सिस्टम इंश्योर्स economy and efficiency in the public expenditure as a ministry department would now be more careful in formulating their demands, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री जो सिस्टम यहाँ पे क्या इंश्योर करता है कि कम पैसे में ज़्यादा बेटर वर्क हो और एफिशिएंट वर्क हो, तो इसीलिए ज़्यादा ध्यान रखा जाता है मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा कि वो ज़्यादा डिमांड ही नहीं करती हैं, केयरफुली डिमांड करती हैं क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी उन्हें पकड़ लेगी। दे फैसिलिटेट द अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू पार्टिसिपेट, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी होती है कि सभी मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सरकार कार्य कैसे करती हैं। दे कैन अवेल द एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं और पब्लिक ओपिनियन भी ये ले सकते हैं टू मेक द रिपोर्ट्स, अपनी रिपोर्ट में जनता से भी जैसे नेट पे या कैसे मतलब जनता के कमेंट्स को स्टडी करके या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन भी ये ले सकते हैं। दे कैन अथोराइज टू इनवाइट एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं, एमिनेंट पर्सन टू टेस्टिफाई बिफोर दैम एंड इनकॉर्पोरेट, उनके ओपिनियंस को भी वो रिपोर्ट में डाल सकती हैं। द ओपोजिशन पार्टीज एंड द राज्यसभा नाउ प्ले ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पे जैसे हमने देखा कि एक में तो जो अपोजिशन के मेंबर चेयरमैन ही होते हैं, तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ और राज्यसभा के मेंबर्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन फाइनेंशियल कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है, ओवर द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट आता है कमेटी टू इंक्वायर। अब ये इंक्वायर करने के लिए होती है कमेटी किसी भी मामले को, जैसे कि कमेटी ऑन पेटिशंस, कोई भी पेटिशंस आई हैं, कमेटी एग्जामिन्स पेटिशन ऑन अ बिल्स, जब किसी बिल पे कोई पेटिशन आई है, ओके, कि जब कोई यहाँ पे कोई बिल पास किया गया पार्लियामेंट में, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे साइन करके अनुरोध किया सरकार से कि आप इसे चेंज कर दें, ठीक है, जो कोई मामला जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस का था, ठीक है, तो उस पर कोई बिल पास हुआ और सरकार को द्वारा लोगों के द्वारा मांग की गई एक पत्र देके, जिसे पेटिशन कहा जाता है, जिसपे सभी के सिग्नेचर थे और वो जनता सरकार से चेंज चाह रहे थे, तो उन मामलों को एग्जामिन किया जाता है, उन बिल्स को यहाँ पे पेटिशंस को यहाँ पे इंक्वायर किया जाता है। ये एंटरटेन करती है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑन अ मैटर्स पर्टेनिंग टू द यूनियन सब्जेक्ट, ठीक है, कि किसी भी यूनियन सब्जेक्ट को लेके अगर कोई भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन ने कुछ बोला होता है तो उन मैटर्स को भी ये इंक्वायर करते हैं कि क्या इसमें मतलब सच्चाई थी या सही है या नहीं है, तो उनके द्वारा ये जो इंडिविजुअल के द्वारा कोई रिप्रेजेंटेशन दी गई या फिर किसी एसोसिएशंस के द्वारा, तो उन मैटर्स को ये देखती है। लोकसभा के अंदर जो ये कमेटी बनती है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं। कमेटी ऑन अ प्रिविलेजेस, जो हमने पढ़ा था कि प्रिविलेजेस होते हैं कुछ पार्लियामेंट को, तो ये सेमी जुडिशियल नेचर की कमेटी होती है। ये एग्जामिन करती है कि कहीं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस हुआ है या नहीं हुआ, उसके मेंबर्स के प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ, या रिकमेंड करती हैं एप्रोप्रिएट एक्शन कि अगर ब्रीच हुआ है
तो क्या एक्शन लिया जाएगा। तो लोकसभा में 15 मेंबर, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं इस कमेटी में। एथिक्स कमेटी में ये कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट होती है, राज्यसभा में हुई थी 1997 में और लोकसभा में 2000 के अंदर। ये एनफोर्स करते हैं कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए मेंबर्स के लिए कि उन्हें कार्य कैसे करना है पार्लियामेंट में। ये एग्जामिन करते हैं कि जो किसी भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिसकंडक्ट किया है तो उसके ऊपर कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है। बट हम देखते हैं कि क्या होते हैं, वो तो ऐसे बोलते हैं कि वो नहीं आना है मीटिंग में या फिर वो बाहर खड़े हो जाते हैं, कुछ फ़र्क नहीं है इतना भी। कोड ऑफ कंडक्ट में मुझे लग रहा है कोई इतना ध्यान नहीं होता। दैट्स इट इज़ एंगेज इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द, ताकि डिसिप्लिन और डेकोरम बना रहे पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट आती है कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल और स्क्रूटिनाइज करने के लिए कमेटी होती है कि जो गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस, जो भी वादे एश्योरेंसेज कि हम इतने टाइम में ये काम कर देंगे, या फिर जो अंडरटेकिंग्स को जो शब्द वगैरह ली जाती हैं मिनिस्टर्स के द्वारा फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, और एंड रिपोर्ट्स ऑन द एक्सटेंट टू विच दे हैव बीन कैरिड थ्रू। तो ये रिपोर्ट बनाती है कि जो इन्होंने क्या वादे कहाँ तक पूरे करे हैं। लोकसभा में इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर, राज्यसभा में 10 मेंबर। ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1953 से। नेक्स्ट आता है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो हम एग्जीक्यूटिव पे जो सारा भार सौंप दिया जाता है पार्लियामेंटेरियन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो उसमें एग्जीक्यूटिव क्या ऑर्डर्स बनाते हैं, क्या रेगुलेशंस, रूल्स, सबलाज, बायलाज जो बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, तो उनको ये देखते हैं कि क्या वो उन्होंने प्रॉपरली अपनी जो ड्यूटी है वो निभाई है या नहीं है, बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड बाय इट और नॉट। इन बोथ द हाउसेस में कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1953 से। कमेटीज ऑन द पेपर लेड ऑन द टेबल, जो भी सभा पटल पर जो पत्र रखे जाते हैं उनको यहाँ पे ये प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करते हैं। कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST के वेलफेयर के लिए ये कार्य करते हैं। इस कमेटीज़ में 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। फंक्शंस करते हैं, दैट इज़ ये कंसीडर करते हैं जो नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST ने जो रिपोर्ट दी है उनको ये यहाँ पे स्क्रूटिनाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं सभी मामले जो SC ST को लेके हैं, जैसे कि नए अगर कोई कानून इनके लिए बनाने हैं तो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं इनके लिए SC ST के लिए, क्या वो सही से चलाए जा रहे हैं या कुछ चेंजेस इसके अंदर उन्होंने, तो इस पर ये स्क्रूटिनाइज करते हैं। कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यहाँ पे 1997 में बनी थी, 30 मेंबर्स होते हैं, इसमें 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा में। ये रिपोर्ट्स देते हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। ये जो रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, उसको ये कंसीडर करते हैं, एग्जामिन करते हैं और टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सिक्योर द स्टेटस, ताकि ये जो वीमेन का जो स्टेटस है वो सिक्योर हो, उनकी डिग्निटी इक्वालिटी बनी रहे विद इन ऑल फील्ड्स। तो ये अगर उससे रिलेटेड सारे मामले देखते हैं कि क्या मतलब क्या इस जो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के द्वारा कैसा कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट्स मतलब वीमेन की कंडीशन कैसी चल रही है, क्या उसके लिए कुछ नया चेंजेस लेके आना है या नहीं लेके आना, ताकि जो वीमेन की स्टेटस और डिग्निटी और इक्वालिटी बनी रहे। जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देख लिया कि कोई ऐसा यहाँ पे पद जिसको लेने से कुछ प्रॉफिट हो रहा हो या कुछ मनी जनरेट हो रही हो, तो उस प्रॉफिट को पार्लियामेंटेरियन अगर उस पोस्ट पे होता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। दे एग्जामिन द कंपोजिशन कैरेक्टर्स ऑफ द कमेटी, ये अपॉइंट करती जाती है बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट एंड रिकमेंड वेदर पर्सन होल्डिंग दीज ऑफिसेज शुड बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से, कि अगर इस ऑफिस ऑफ इस पद पर वो हैं तो वो क्या डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के सीट से या नहीं। कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस के लिए भी कमेटी होती है, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये देखती है कि कैसा पूरा पार्लियामेंट का कार्यकाल चलेगा, क्या टाइम टेबल होगा हाउस का, कब कब क्या क्या कार्य किया जाएगा। इसमें पूरा टाइम दिया जाता है हर एक चीज़ को कि कब कब कौन सा कार्य किया जाएगा। लोकसभा में कमेटी होती है, 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में इसमें 11 मेंबर्स होते हैं। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन, प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा जो बिल्स और रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं उनको ये स्क्रूटिनाइज करती हैं। ये जो मेंबर्स के द्वारा प्राइवेट मेंबर के द्वारा बिल किए जाते हैं, इसमें इस कमेटी में लोकसभा के 15 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द डिप्टी स्पीकर एज इट्स चेयरमैन। डिप्टी स्पीकर यहाँ पे चेयरमैन। राज्यसभा में डज नॉट हैव एनी सच, राज्यसभा में ऐसी कमेटी नहीं है, इसका जो काम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है रूल्स कमेटी। कमेटी यहाँ पे मैटर्स देखती हैं कि प्रोसीजर कैसे होगा और कंडक्ट बिजनेस कैसे चलाया जाएगा, मतलब पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि कैसे हर एक, जैसे हम देखते हैं कमेटी में प्रोसीजर होता है तो उनका प्रोसीजर कैसे
कार्य कैसे होगा, कैसे बिजनेस आगे चलाया जाएगा हाउस का, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरा प्रोसीजर्स बनाती है कमेटी। रिकमेंड नेसेसरी अमेंडमेंट, अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट होंगे या एडिशंस कुछ चाहिए, कुछ प्रोसीजर चेंज करना है, तो वो ये सारी बताती हैं। लोकसभा में इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें स्पीकर भी होता है, क्योंकि वो स्पीकर पूरा ऑर्डर्स यहाँ पे पूरा मतलब जो हाउस का पूरा अथॉरिटी चार्ज किसके हाथ में होता है, स्पीकर के हाथ में होता है। तो वही प्रोसीजर बनाता करता सब कुछ है एज इट्स एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। राज्यसभा में 16 मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर चेयरमैन भी उसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। कमेटी ऑन द एब्सेंस ऑफ मेंबर, अगर एब्सेंस रहते हैं 60 दिन या उससे ज़्यादा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा अगर विदाउट परमिशन वो चले गए हैं। इसमें 15 मेंबर्स यही उसको एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि एब्सेंस की एप्लीकेशन, ये स्पेशल कमेटीज़ होती हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें नो सच कमेटीज़, राज्यसभा में ऐसी कोई कमेटी नहीं है। ऑल सच मैटर ये डील किया जाता है, हाउस अपने आप ही डील करता है कि अगर एब्सेंट हो गया तो अब करना क्या है। तो पर यहाँ पे जो है कमेटी देखती है लोकसभा के अंदर कि करना क्या है उसका। हाउस कीपिंग कमेटी, हाउस कीपिंग कमेटी इसमें सबसे पहले होती है जर्नल पर्पस कमेटी। जर्नल पर्पस कमेटीज़ में ये एडवाइस करती हैं उन मैटर्स पे जो कंसर्निंग अफेयर्स ऑफ अ हाउस, जो हाउस से रिलेटेड जो भी अफेयर्स आ रहे हैं, ये विच डू नॉट फॉल विद इन, मतलब जो किसी और कमेटी के अंदर नहीं आते, वो मामले यहाँ पे देखे जाते हैं। इन ईच हाउस ये कमेटी के अंदर जो कंसिस्ट होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसमें स्पीकर ही होता है, ऐसे एक्स ऑफिशियल और डिप्टी स्पीकर होता है राज्यसभा के अंदर, इसका चेयरमैन। तो एंड इसके अंदर होते हैं members of a panel of chairpersons, chairperson of all department and standing committee, and leaders of a recognized party, groups in the houses and such other members जो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट। मतलब ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक कमेटी होती है, जिसमें कि अगर कोई और मामला किसी कमेटी के अंदर, मतलब जो मामला उन कमेटीज़ के अंदर नहीं दिया गया, वो यहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है, जर्नल पर्पस कमेटी। नेक्स्ट आता है हाउस कमेटी, मतलब जो घर वर दिया जाता है दिल्ली के अंदर उनको, सभी पार्लियामेंटेरियंस को, तो ये उनके अंदर सारी सुरक्षा है या नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है। ये रिस्पेक्टिव हाउसेज में लोकसभा में 12 मेंबर्स होते हैं। लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ होती है, कमेटी यहाँ पे मैटर्स देखते हैं कि लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट असिस्ट करती है मेंबर्स को ताकि वो लाइब्रेरी सर्विसेज यहाँ पे ले सकें। यहाँ पे इसमें जो मेंबर्स होते हैं 9 मेंबर्स होते हैं, 6 लोकसभा के होते हैं, 3 राज्यसभा के होते हैं। जॉइंट कमेटीज ऑन सैलरीज एंड अलाउंस, दोनों की जॉइंट कमेटी होती है, 15 मेंबर्स होते हैं, 10 लोकसभा के 5 राज्यसभा के। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि कैसे पेमेंट दी जाएंगी, क्या सैलरीज अलाउंस पेंशंस क्या होगा, ठीक है, कैसे ये मतलब दिया जाएगा। कंसल्टेटिव कमेटीज़, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया जो पहले मैंने आपको बताया कि कंसल्टेटिव कमेटी ये उस पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं आती, ये अटैच्ड होती है मिनिस्ट्रीज़ के साथ में और उनके साथ ये मिलकर कार्य करते हैं, और जो मिनिस्टर होता है वही इसका चेयरमैन होता है। कमेटी यहाँ पे इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए एक फॉरम प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो मिनिस्टर्स या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है आपस में मिलकर पॉलिसीज़ के ऊपर बात करते हैं। ये कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होती हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मैंने आपको बता दिया। ये गाइडलाइंस, इनकी कंपोजिशन, फंक्शन, ये वो कंसर्न मिनिस्ट्री ही देखते हैं। मिनिस्ट्री ही अरेंजमेंट करती है कि कब इसकी मीटिंग्स होगी। मेंबरशिप इन कमेटीज़ की वॉलेंट्री होती हैं और चॉइस ऑफ द मेंबर्स पे ही होती है कि वो इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते, पर इसमें टोटल मैक्सिमम मेंबर 30 और मिनिमम 10 हो सकते हैं। एंड ये जो कमेटी होती है नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट होती है हर एक लोकसभा के बाद में, और जैसे लोकसभा भंग होती है तो ये भंग हो जाती है। इन एडिशन कुछ सेपरेट इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटीज़ भी होती हैं जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ऑल द रेलवे जोन्स के लिए भी ये कमेटी बनाई जाती हैं। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू द एरिया, उस एरिया के अंदर आते हैं पर्टिकुलर रेलवे जोन के अंदर, वो इसके मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड ऑन द इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ दैट रेलवे जोन, ठीक है। अनलाइक कंसल्टेटिव कमेटी अटैच टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, जो मीटिंग्स होती हैं इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटीज़ की, वो भी अरेंज की जाती है ड्यूरिंग द सेशंस पीरियड होती हैं, जब सेशन चलते हैं। जब जैसे फ्रेंड्स यार सेशन चल रहे हैं, ठीक है, तो सेशंस के बीच में जो टाइमिंग होता है या जो ये फ्री टाइमिंग होता है कि मतलब सेशन खत्म हुआ तो हम रात को 9 बजे मीटिंग बिठा लेंगे, तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जिसे कंसल्टेटिव कमेटी या इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये रेलवे जोन्स के लिए अलग बना दी गई थी कि अलग अलग रेलवे जोन्स जो हैं उनके जो कंसर्न मिनिस्टर आ रहे हैं वो यहाँ पे बैठ के कंसल्ट करते हैं ताकि रेलवे की डेवलपमेंट हो पाए और ज़्यादा बेहतर तरीके से, या फिर मिनिस्ट्रीज़ के अंडर जो है मेंबर्स आपस में किसी पॉलिसी को लेके बैठ के यहाँ पे मीटिंग्स कर सकते हैं। तो ये इनफॉर्मल मेथड होते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। छोटा सा चैप्टर था, कमेटीज़ थी। ये सारा आपको फैक्चुअल वाला चैप्टर है, सारा आपको स्टडी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इतना कुछ ये नहीं कि समझाने से कुछ चल जाएगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे पार्लियामेंट्री फॉरम्स, ये भी फैक्चुअली ही है सारा
टॉपिक जो है, छोटा सा टॉपिक है, इसे हम कवर अप कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।